हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से अपने चैनल द टारगेट चेजर में आपका स्वागत करता हूं। हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में जाना था कि कूलाम का नियम क्या होता है और उसके कुछ आगे वाले टर्म्स के बारे में हमने जाने थे। आज हम पढ़ेंगे कि कूलाम साहब ने जो वैद्युत बल बनाया था, जो इलेक्ट्रिक फोर्स बनाया था, उसमें और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या अंतर है और उनके बीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स को यानी कि वैद्युत बल को गुरुत्वाकर्षण बल से अलग बनाती है, मतलब उससे हट के बनाती है ना। तो चलिए, यानी कि हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक वैद्युत बल, दोनों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, है ना। दोनों में तुलना करेंगे, दोनों में क्या अंतर होता है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए निकल के आते हैं। देखिए, हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, और हम यहाँ बात करते हैं किसकी, वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं। हमने क्लास 9th में और 11th में भी पढ़ा हुआ है कि दुनिया की हर एक वस्तु यदि उस ब्रह्मांड में है तो उसके और किसी भी अन्य वस्तु के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर ही रहा है। जैसे देखिए, मेरे और इस मार्कर के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, मेरे इस मोबाइल के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, मेरे इस डस्टर के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, अगर वो वस्तु है तो पक्का है कि उसमें द्रव्यमान होगा, है कि नहीं। अगर वो पदार्थ है तो पक्का है कि उसमें क्या है, द्रव्यमान है, क्योंकि बिना द्रव्यमान के कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। द्रव्यमान का मतलब उसके अंदर मास है। तो जो भी वस्तु मास है तो उनके बीच हमेशा क्या कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब कि दो मास के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। जबकि हम ये पढ़े हैं कि जो वैद्युत बल होता है वो हमेशा दो चार्ज पार्टिकल या चार्ज के बीच में लगता है, मतलब कि आवेशित वस्तुओं के बीच में या आवेशों के बीच में लगता है। समझ में आ रहा है। मतलब इन दोनों में अंतर क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, जबकि जो वैद्युत बल है वो आवेशों के बीच में लगता है। समझ में आ रहा है कि दो आवेशों के बीच में लगता है, मतलब आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा, वैद्युत बल, जबकि द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आया, कोई दिक्कत? ऐसा नहीं, देखिए, जिन पदार्थों पे आवेश आए रहते हैं उनके पास भी पहले से कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, तो उनके बीच भी कार्य करता है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम इस बात को भी साइलेंट रखते हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कहाँ लगता है, तो द्रव्यमान के बीच में लगता है, मास के बीच में लगता है। मतलब जिस वस्तु के पास मास है उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे देखिए, हम इस डस्टर को ऊपर फेंके, नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि इसके पास मास है और पृथ्वी को इसको अपनी और क्या कर ली, खींच ली, जिसके कारण से ऊपर से नीचे आ गया। तो क्यों नीचे आई है, क्यों नीचे आई, क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी और क्या कर रही, खींच रही, किसके कारण से, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, है ना। क्योंकि इसके पास मास है, मास नहीं रहता तो इसको कुछ भी करते ये होते ही नहीं, वो अलग ही बात है। देखिए, फिर बात आती है कि आखिर जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसका प्रकार क्या होता है, मतलब उसका टाइप क्या होता है, अट्रैक्शन का कि रिपल्सन का। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव अट्रैक्शन का होता है, मतलब कि इनके बीच में सदैव आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल सदैव वस्तुओं को पास लाने का प्रयास करता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है तथा प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप दो चार्ज जो लिए हैं उनका नेचर कैसा है। अगर सेम होगा, मतलब एक ही तरह के होंगे, प्लस प्लस, तो उनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा, मतलब दूसरे को दूर भगाएंगे। और अपोजिट होंगे, प्लस न माइनस होंगे, तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या मास, ये जो द्रव्यमान होता है वो प्लस माइनस होता है। ऐसा तो नहीं कि इसका जो मास है वो प्लस में 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, और मेरा जो द्रव्यमान है वो माइनस में 50 kg है। ऐसा नहीं ना है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब सारी चीज़ें मास धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो मास गुरुत्वाकर्षण बल की कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल लागू होने के लिए कभी भी प्लस माइनस की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। मतलब इनके बीच में सदैव क्या होता है, अट्रैक्शन। कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल से वस्तुएं हमेशा खींची और चली जाती हैं, मतलब अट्रैक्ट होती हैं, कभी भी रिपल नहीं होती हैं। कभी भी आपको पृथ्वी कभी ढकेली ऊपर की ओर नहीं ना ढकेली, हमेशा खींचेगी, कितना भी ऊंचा चले जाइएगा आपको खींच ही लेगी। ऐसा तो नहीं कि रह कि पृथ्वी को ढकेलती रहती है, नहीं ना, हमेशा खींचेगी ही। लेकिन ऐसा नहीं है, किनके बीच, आवेशों के बीच में। अगर मान लीजिए कि अगर हम इन दोनों वस्तुओं पे आवेश ला दें, चार्ज ला दें, और दोनों के बीच में सेम चार्ज आ जाए, तो इसे लाएंगे ना, तो इसे फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब दूसरे को क्या करेंगे, इसे जो ही पास लाएंगे इसे दूर भगा देंगे। लेकिन उनके बीच में अगर अट्रैक्शन हो, उनके बीच में अपोजिट चार्ज हो, एक पे प्लस और एक पे माइनस हो, तो ये अपने आप आ जाएंगे सब, है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं।
अब देखिए तीसरी चीज़ आती है, कौन मजबूत है और कौन क्या है वीक है। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो इसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, वैद्युत बल की अपेक्षा काफ़ी वीक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक होता है, जबकि इसकी अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। समझ में आ रहा है? तो नीचे हो गया, चलिए ठीक है। वीक और ये स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी भी, मतलब ये वीक ही होता है हमेशा, और ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसका एक्सपीरियंस होने के लिए ऑब्जेक्ट का मास बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि अगर दो वस्तुओं के बीच में हमको गुरुत्वाकर्षण बल देखना है तो उन दोनों का मास बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज हम उन दोनों के बीच में कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए ये मार्कर और ये डस्टर दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, हम भी इसको खींच रहे हैं, सट रहा है मेरे में नहीं ना, क्यों? क्योंकि देखिए वो तो लाजिमी बात है, ये भी हमको खींच रहा है, हम भी इसको खींच रहे हैं, लेकिन इसके और मेरे बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दोनों का मास बहुत ही कम है ना, हम दोनों का मास बहुत ही कम है। ऐसे ही ये जो दो चीज़ें हैं, देखिए कि यहाँ ऐसा रख दी, ऐसे क्या दो चीज़ें एक दूसरे को खींच रही है? नहीं ना, ऐसा नहीं कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं खींच पा रही। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मास बहुत ही कम है, लग रहा है लेकिन नहीं खींच पा रही हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट का, दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास या दोनों का मास बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो हम उस फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारी पृथ्वी बहुत भारी है ना, बहुत इसका ज़्यादा मास है, लगभग 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम है, बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं है? तो आप बताइए, अगर हम पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो आ जाता है ना नीचे, क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसको अपने और क्या कर रही है, खींच रही है। तो यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर लिया है कि नहीं? हम कूदेंगे तो कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपनी और क्या कर ली, खींच ली। तो इस फोर्स का एक्सपीरियंस होने के लिए उन दोनों ऑब्जेक्टों में से किसी एक का मास या दोनों का मास बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, जैसे मतलब एक ग्रह के मास के बराबर, मून जैसा होना चाहिए, अर्थ जैसा होना चाहिए, मार्स जैसा होना चाहिए, है ना, सूर्य जैसा होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाकर हम उसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? कभी भी हम छोटी मोटी वस्तुओं के बीच में इसके फोर्स का एक्सपीरियंस हम नहीं कर सकते। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, वैद्युत बल के बारे में। ये छोटी हो चाहे बड़ी हो, अट्रैक्शन आ जाएगा, है कि नहीं, या रिपल्सन आ जाएगा। जैसे देखिए कभी भी कागज़ के टुकड़े ऐसे मतलब मार्कर को या पेन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कांच का कभी भी टुकड़ा कागज़ को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित नहीं कर सकता है। लेकिन हम उसी को रगड़ दें, मतलब उन दोनों पे चार्ज ला दें, तो उनके बीच में अट्रैक्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल उनके बीच कार्य करता है। मतलब वैद्युत बल इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग कि मैं आपको बता नहीं सकता, है कि नहीं है? तो ये छोटी वस्तुओं के बीच भी कार्य करता है और बड़ी वस्तुओं के बीच भी कार्य करता है कि नहीं है? मतलब इसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इनके बीच में अगर हम कोई मीडियम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, मीडियम, है ना। मान लिया जाए कि अगर दो वस्तुएं हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है M1 और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे M2, और इन दोनों के बीच में हम कोई दूसरा पदार्थ रख दिए, है कि नहीं है? तो क्या इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? या कोई तीसरा पदार्थ रख दिए, हम कोई M3 रख दिए, क्या इससे इन दोनों फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कभी भी अगर देखिए, अगर दो वस्तुओं के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा हो और उनके बीच में कोई तीसरी वस्तु आ जाए, तो इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वही हम किसकी बात करें, वैद्युत बल की, तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम दो आवेशों के बीच में, दो चार्ज के बीच में किसी अलग दूसरे पदार्थ को रख देते हैं बीच में, तो उन दोनों के बीच में जो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। मतलब कि दो आवेशों के बीच में कोई तीसरा पदार्थ रख दिया जाए तो इससे इन दोनों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन अब उन्हीं दो आवेशों के बीच यदि कोई वस्तुएं हैं जिनका मास हम ले रहे हैं और उन दोनों के बीच में हम कोई तीसरे पदार्थ को रख देते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है कभी भी उस तीसरे के कारण से प्रभावित नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच में रखे जाने वाले माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि वैद्युत बल आवेशों के बीच में रखे जाने वाले माध्यम पर निर्भर करता है। समझ में आया? आप देखिए
आप एक मंजिला पर रहिए, चाहे 2 मंजिला पर, चाहे 3 मंजिला पर रहिए, आपके और पृथ्वी के बीच में इतना मोटा ज़्यादा छत का लेयर होगा कि नहीं? इतना मोटा मोटा छत का लेयर होगा। तो 3 मंजिले पे जो 3 मंजिले पे जो है और जो फर्स्ट फ्लोर पे है, क्या उनके बीच में अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? वो गेंद फेंकेगा तो 2 सेकंड बाद आएगा, ये फेंकेगा तो 3 सेकंड पहले ही आ जाएगा? नहीं ना, दोनों के बीच में सेम ही रहेगा, है कि नहीं है? मतलब अब किसी भी मेरे और पृथ्वी के बीच में अगर ये मेज आ जाएगा, कोई भी चीज़ आ जाएगा, तो क्या वो इफेक्ट डालेगा मेरे गुरुत्वाकर्षण फोर्स पे, बल पे? नहीं डालेगा ना। लेकिन वही वैद्युत बल की बात करें तो डालेगा। ठीक है, चलिए अगला लास्ट टॉपिक जानते हैं। कितना मजबूत होता है हम उसकी थोड़ा कल्पना कर लेते हैं। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, चूंकि इन दोनों के पास द्रव्यमान है और दोनों आवेशित कण है, इसलिए इन दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल की भी कार्य करेगा और वैद्युत बल भी कार्य करेगा। तो कौन कितना ज़्यादा होगा इसकी बात करते हैं। देखिए, तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल इतना तो पता है कि कौन ज़्यादा होगा। वैद्युत बल ज़्यादा होगा किससे? उसके गुरुत्वाकर्षण बल से। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल कार्य करेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा और वैद्युत बल भी होगा, लेकिन ज़्यादा कौन होगा? तो वैद्युत बल होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो लगभग इस गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना 10⁻43 गुना ज़्यादा। कितना? 10⁻43 टाइम्स। मतलब इतना गुना गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में उन दोनों के बीच में वैद्युत बल लगेगा। सोच रहे हैं ये कितना है? और वही हम 2 प्रोटॉन की बात करें तो 2 प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, उनके बीच कार्य कर रहे गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है। कितना गुना? 36 गुना ज़्यादा होता है। समझ में आया? मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज़्यादा क्या कार्य करेगा? उन दोनों प्रोटॉनों के बीच में वैद्युत बल। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम कह रहे थे कि जो वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। समझ में आया? ठीक है, तो और 10⁻43 किस में होगा? इलेक्ट्रॉन में। और 10⁻36 किस में होगा? 2 प्रोटॉन में। तो चीज़ों को याद रखिएगा, काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जाने किसके बारे में? कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। ठीक है, इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में जाएंगे हम वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए।